ठीक है, इसमें विटिलिन डक्ट की इन्वोल्यूशन नहीं हो पाती। तो याद रखिएगा, एम्ब्रियोलॉजी की जब अर्ली एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है तो मिडगट जो है वो यॉर्क सेक से न्यूट्रिएंट ले रही होती है। तो जब बेबी डेवलप हो रहा होता है अर्ली लाइफ में, अब मिडगट जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेती है यॉर्क सेक से। अब कैसे ये लेती है? विया द विटिलिन डक्ट की मदद से। अब विटिलिन डक्ट हम कह सकते हैं कि ये वाइटल होती है फॉर द रिसीविंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द अर्ली डेवलपमेंट। अब ये 4th वीक में स्टेप डेवलप होता है और इसकी इन्वोल्यूशन जो है 7th वीक में हो जाती है। अगर अब इसकी परसिस्टेंस रही तो उससे मैकल डाइवर्टिकुलम बन जाएगा। तो ये इसी की परसिस्टेंस होती है, यानी इसमें बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि डक्ट इन्वोल्यूट नहीं हो रही, तो उससे मेकोनियम पास हो रहा होगा अम्बिलाइकस में से ड्यूरिंग बर्थ, आफ्टर बर्थ। ठीक है, यानी कि पेशेंट जो है मेकोनियम पास कर रहा होगा अम्बिलाइकस वाली साइड से, तो इसका मतलब है कि उसके वे फेलियर हो गया है ऑफ द विटिलिन डक्ट टू रिजॉल्व कम्प्लीटली, यानी उसकी रिजॉर्प्शन नहीं हुई। या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब स्लाइटली जो है वो पार्शली इन्वॉल्यूट हुई है, सही से इन्वॉल्यूट नहीं हुई। एग्जामिनेशन जब हम करेंगे क्लिनिकली तो हमें अम्बिलाइकल एरिया में फर्म सी नरम सी कोई चीज़ मिलेगी स्टूल की तरह की, कि मतलब उसमें मैकल डाइवर्टिकुलम में स्टूल कॉट अप हो जाता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है जो हमें मिलती है। अब ये देखें, इस तरह का ये मैकल डाइवर्टिकुलम दिखता है। ये डाइवर्टिकुलम दिखाया गया है, आउट पाउचिंग है जो कि इस इंटेस्टाइन से बाहर आ रही है। इंटेस्टाइन इस तरह रन करेगी। अब रूल ऑफ 2 होता है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकल के साथ एसोसिएटेड है। नंबर 1, ये 2% ऑफ द पॉपुलेशन में मिलता है हमें मैकल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, बहुत ही कॉमन कंजेनाइटल एनॉमली है जीआई ट्रैक की। 2 इंचेस की होती है और स्मॉल बाउल में 2 फीट दूर होती है इलियोसिकल वाल से। अब यहाँ पे देखें, ये 2 इंचेस की है लॉन्ग। ठीक है, यही रूल ऑफ 2 है। प्रेजेंटेशन याद रखिएगा, ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन ये फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ के दौरान प्रेजेंट कर सकता है। ब्लीडिंग वॉल्वुलस के साथ ये प्रेजेंट करेगा। वॉल्वुलस यानी कि ट्विस्टिंग हो जाती है हमारे बॉवल की। इंटरसेप्शन के साथ प्रेजेंट करेगा, यानी जब टेलीस्कोपिंग हो जाएगी बॉवल की, या फिर ये ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भी प्रेजेंट करेगा। अब ब्लीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैकल डाइवर्टिकुलम में हेटरोट्रॉफिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा भी हो सकता है। अब वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा एसिड प्रोड्यूस करेगा तो एसिडिक डैमेज हो जाएगा मैकल डाइवर्टिकुलम, तो फिर ब्लीडिंग होगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वॉल्वुलस डिसऑर्डर है। तो इस ये होता है जब ट्विस्टिंग हो जाती है बॉवल की अलॉन्ग इट्स मेजेंट्री। अब देखिए, ये बॉवल है और इसकी ब्लड सप्लाई आ रही है मेजेंट्री के थ्रू। अब अगर वो बॉवल अपनी मेजेंट्री से ट्विस्ट हो गया है तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो बॉवल खुद ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, दूसरा उसकी ब्लड सप्लाई डिसरप्ट हो रही है। डिसरप्ट हो जाएगी अगर ब्लड सप्लाई, तो जाहिर सी बात है इन्फाक्शन हो जाएगा। अब उसकी बहुत जो कॉमन लोकेशंस हैं वो जहाँ पे ज़्यादा मेजेंट्री होती है, इसकी जो क्लासिक लोकेशंस है वो सिग्मोइड कॉलन है एल्डरली में, और यंग एडल्ट्स में याद रखिएगा ये सीकम में ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पे फिगर है जिसमें दिखाया गया है कि वॉल्वुलस कैसा दिखता है। यहाँ से ये ट्विस्टिंग हो गई, ये एरिया दोनों नॉर्मल है साइड्स में, बीच में जो है ये ट्विस्टिंग हो गई है और यहाँ से इन्फाक्शन हो गई है एरिया की, और आगे बीच में ही हमें हेमरेजिक इन्फाक्शन दिखाया गया। अब इंटरसेप्शन में क्या होता है कि टेलीस्कोपिंग हो जाती है प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ द बॉवल की डिस्टल सेगमेंट के अंदर। ये फिगर देखिए, अगर ये बॉवल है और अगर फ्लो स्मूव वेव में है तो यहाँ पे ड्रैगिंग हो जाएगी बॉवल की अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टालसिस, तो इसको हम इंटरसेप्शन कहते हैं। ठीक है, टेलीस्कोपिंग हो जाएगी प्रॉक्सिमल सेगमेंट की डिस्टल सेगमेंट के अंदर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटरसेप्शन जो है ये जब ये अंदर की तरफ ड्रैग होगा तो उसमें ब्लड सप्लाई भी ड्रैग हो रही है, तो उससे इन्फाक्शन हो सकता है। अब इस तरह के पेशेंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करेंगे या इन्फाक्शन हो जाएगी, और इन्फाक्शन ज़्यादातर करंट जेली स्टूल के साथ प्रेजेंट करेगा। अब जब भी इंटरसेप्शन होगी तो वो याद रखिएगा ज़्यादातर लीडिंग एज के साथ एसोसिएटेड होगी, यानी पेरिस्टालसिस जो है ये हुक ऑन करेंगी या आगे बॉवल को ले जा रही हैं फॉरवर्ड। तो इसका कॉज क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है हाइपरप्लेजिया, लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया। पैर पैचेस होते हैं, हमें पता है बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो पैर पैचेस जो है उनका टर्मिनल इलियम में ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी चाइल्ड को वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसका मैसिव लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और टर्मिनल इलियम जो है वो सीकम के अंदर ड्रैग हो जाएगी क्योंकि इसकी वॉल की थिकनेस की वजह से। अब एडल्ट्स में ट्यूमर जो है इसमें लीडिंग एज होता है जो अलाउ करता है इंटरसेप्शन को टू अकर। स्मॉल बाउल इन्फेक्शन जो है ये हाईली ससेप्टेबल होता है टू इस्कीमिक इंजरी। याद रखिएगा, स्मॉल बाउल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एटीपी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइजेशन हो रही होती है, अब्जॉर्प्शन हो रही होती है, जो बहुत ज़रूरी होती है न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेके आने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है कि इसमें इस्कीमिक इंजरी हो जाए।
जब इस्कीमिया हो जाएगा स्मॉल बाउल का तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 1 इसमें ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये प्रिटेंड करें बाउल है, ये ब्लड सप्लाई इसमें आ रही है और ब्लड सप्लाई कमिंग आउट, तो आर्टरी है, वेन है। ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन हो जाएगा जब थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म हो जाए आर्टरी का और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का या वेन का थ्रोम्बोसिस हो जाए। अब इसका एम्बोलिज्म कैसे होगा? एक तरीका है कि ये एम्बोलिज्म अगर पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में है तो थ्रोम्बस हो सकता है, क्योंकि मोटिलिटी नहीं है एट्रिया की और वो थ्रोम्बस ब्रेक ऑफ करेगा और एम्बोलाइज करेगा, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है और जाके लॉज हो जाएगा सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में, इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को वैस्कुलाइटिस हो सकता है जो कि थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ा देगा और सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन का। फॉर एग्जांपल जैसे पॉली आर्टेराइटिस नोडोसा, जिसमें पेशेंट को मेलेना हो जाता है और एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है, और एब्डोमिनल कंप्लेन भी इसमें फीचर होता है। या फिर मेसेंटेरिक वेन की भी थ्रोम्बोसिस हो सकती है। अब इसकी जो एग्जांपल है वो है पॉलीसाइथेमिया वेरा, जिसमें रेड ब्लड सेल का डिसऑर्डर हो जाता है, तो थ्रोम्बोसिस हो सकती है। तो इस तरह के केसेस में जब ब्लड सप्लाई ब्लॉक होती तो ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी इंटायर वॉल जो होती है वो इन्फेक्ट हो जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि म्यूकोजल इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये कैसे होगा? इसमें म्यूकोजा, सब म्यूकोजा होता है और यहाँ पे ब्लड सप्लाई है। तो अगर ब्लड सप्लाई कम्प्लीटली कट हो जाती है, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ स्लाइटली कट ऑफ होती है, बस स्लाइटली अगर वो डिक्रीज़ हुई है ब्लड सप्लाई, तो म्यूकोजा जो कि ब्लड सप्लाई से बहुत ज़्यादा दूर है तो वो इस्कीमिक हो जाएगा और इन्फेक्शन सिर्फ म्यूकोजा का होगा। ये हाइपोटेंशन में बहुत ज़्यादा म्यूकोजल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। म्यूकोजल हाइपोटेंशन में ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन नहीं होता। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? ऑफ कोर्स इसमें एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लडी डायरिया, ये इसके की फीचर्स हैं, और डिक्रीज्ड बाउल साउंड्स भी होंगी, ठीक है, बाउल लेस एक्टिव हो जाएगा। दूसरा डिसऑर्डर है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब ये डिक्रीज फंक्शन ऑफ द लैक्टेज की वजह से होता है, लैक्टेज एंजाइम जो हमारे ब्रश बॉर्डर ऑफ एंटेरोसाइट्स में प्रेजेंट होता है। अब ये अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ फिजियोलॉजी को रिव्यू करना होगा। एक न्यूट्रिएंट जो हम गट से लेते हैं और फिर ब्लड में ले आते हैं वो शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है कि ब्रोकन डाउन होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर बाय द एमाइलेजेस जो हमारे स्लाविक ग्लैंड में मौजूद है और पेनक्रियास में, और इसके अलावा ऑल्सो डाइसैकेराइड में भी ये ब्रेकडाउन होते हैं, जैसे लैक्टोज और सुक्रोज। अब सिर्फ मोनोसैकेराइड को ही हम ऑब्जॉर्व करेंगे तो हमें तोड़ना होगा, ब्रेकडाउन करना होगा ओलिगोसैकेराइड्स को, लैक्टोज को और सुक्रोज को, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स के अंदर 3 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, हमने पढ़ा है, जो एब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज। अब लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए लैक्टेज एंजाइम हमारे ब्रश बॉर्डर ऑफ द एंटेरोसाइट में मौजूद होता है, जो स्मॉल बाउल को लाइन करती है, इसको लैक्टेज कहते हैं। अगर लैक्टेज एंजाइम का फंक्शन कम हो जाएगा तो लैक्टोज हमारे लूमेन ऑफ द स्मॉल बाउल में ही रहेगा और ये ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है, ये वाटर को ड्रॉ करेगा, डायरिया हो जाएगा। अब इस तरह के पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेंगे? उनको एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, डायरिया होगा जब वो मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा लैक्टोज होता है। तो इसमें डेफिशिएंसी हो सकती है जो कि कंजेनिटल होगी या एक्वायर्ड। कंजेनिटल डेफिशिएंसी याद रखिएगा रेयर होगी, वो चाइल्ड हो सकता है जो कि बॉर्न होगा बिना एंजाइम के। एक्वायर्ड डेफिशिएंसी भी हो सकती है जो 2 तरीक़ों से होती है। एक तरीका ये है कि पेशेंट को एक्वायर्ड डेफिशिएंसी होगी जैसे ही वो एज करेगा, क्योंकि वो इनटॉलरेंट हो जाएगा। ये बच्चों में हो सकता है जो कि 10 या 15 ईयर ओल्ड का होगा, जो कि नॉर्मल होगा उस एज तक, और अचानक से वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाएगा, ठीक है, और पूरी ज़िंदगी लैक्टोज इंटॉलरेंट रहेगा। दूसरा एक्वायर्ड वे है कि किसी भी जीआई इन्फेक्शन के बाद, यानी जीआईटी का अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है स्मॉल बाउल का, तो उससे हमारे एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और पेशेंट जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा ये वाला टेम्प्रेरी होगा जब तक कि हमारा स्मॉल बाउल हील ना कर जाए। अगला डिसऑर्डर है सीलिक डिजीज़। नेक्स्ट डिसऑर्डर है सीलिक डिजीज़। ये भी इम्यून मीडिएटेड डैमेज होता है स्मॉल बाउल विलाय का, और ये ग्लूटेन एक्सपोजर की वजह से होता है। अब ये असल में हाइपोसेंसिटिविटी होती है, इसमें एंटीजन इन्वायरमेंट में कोई होता है, जब वो हमारे बाउल को हिट करेगा तो उससे डिस्ट्रक्शन हो जाएगी स्मॉल बाउल विलाय की, और ये एसोसिएटेड होती है विच HLA-DQ2 एंड DQ8 के साथ। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक में। अब इसमें जो की कंपोनेंट्स होते हैं जो इस हाइपर सेंसिटिविटी को करवाएंगे वो है ग्लूटेन। हमें पता है ग्लूटेन व्हीट में और ग्रेन्स में मौजूद होता है और बहुत से ऐसे फूड्स में हम जो कंज्यूम करते हैं। अब इस ग्लूटेन का मोस्ट जो पैथोजेनिक कंपोनेंट है वो है ग्लाइडिन। ये ग्लाइडिन डीएमिडेट होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, और कैसे टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज की मदद से।
अब ये एल्टर्ड ग्लियडिन जो है ये ग्रैब होगा बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और ये इसको प्रेजेंट कर देंगे विया द MHC क्लास 2 टू द हेल्पर टी सेल्स के पास। अब हेल्पर टी सेल्स मेडिएट करेंगे टिश्यू डैमेज, ठीक है। अब ये टी सेल्स होते हैं जो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है इसमें ब्रॉड प्रेजेंटेशन होती है। क्लासिक जिसमें हमें फाइंडिंग बच्चों में मिलेंगी वो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डायरिया और फेलियर टू थ्राइव। एडल्ट्स में जो है उनको क्रॉनिक डायरिया हो जाएगा और ब्लोटिंग। तो ये इसकी क्लासिक प्रेजेंटेशन है। अब एक जो इसमें एसोसिएटेड फाइंडिंग है वो है डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। अब यहाँ पे ये ऊपर एपिडर्मिस है, ये नीचे डर्मिस है और ये बीच में जो है डर्मल पेपिले हैं। अब इसमें जो है ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आ गया है। हमें पता है कि वो सिर्फ डर्मिस को ही सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स, एपिडर्मिस तक नहीं करती। अब यहाँ पे जो है IgA की डिपोजिशन हो जाती है एट द टिप ऑफ दिस डर्मल पेपिला। IG यहाँ पे डिपोजिट हो गया है तो उसके नतीजे में डिस्ट्रक्शन हो जाएगी कनेक्शन बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस एट द पॉइंट, और यहाँ पे हमें ब्लिस्टर मिल जाएगा, ठीक है। ब्लिस्टर बन जाएगा टिप ऑफ द डर्मल पेपिला पे और साथ में एक और छोटा सा वेसिकल भी बन जाएगा, साइड में भी दूसरा वेसिकल बन जाएगा। अब ये छोटी छोटी वेसिकल्स जो है ये हर्पीस की तरह की लगेंगी और इसीलिए हम इसको हर्पेटिफॉर्मिस कहते हैं, ठीक है। हर्पीस की तरह का ही होता है बिल्कुल, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया, हर्पीस की तरह के ब्लिस्टर। और ये सिर्फ IgA की डिपोजिशन की वजह से हो रहा है डर्मल पेपिला पे, और ये ग्लूटेन फ्री डाइट अगर हम लेंगे तो सही हो जाएगा। अब लैब फाइंडिंग्स में हमें IgA एंटीबॉडीज़ मिलेंगी कुछ थिंग्स के अगेंस्ट, लाइक एंडोमाइजियम के अंदर अगेंस्ट। ये कनेक्टिव टिश्यू शीथ होती है जो कि हर मसल फाइबर को कवर कर रही होती है। एंडोमाइजियम का प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज के अगेंस्ट भी बनेंगी या फिर ग्लियडिन के अगेंस्ट भी, ठीक है। टिश्यू एंटीबॉडीज़ या IG एंटीबॉडीज़ बनेगी। इसके अलावा सीलिएक डिजीज़ वाले पेशेंट जो हैं ये IG डेफिशिएंट हो सकते हैं कुछ पेशेंट। अगर IgA की डेफिशिएंसी होगी तो हमें IgA एंटीबॉडीज़ नहीं मिलेंगी, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम IgG एंटीबॉडीज़ को भी चेक करें, क्योंकि यही डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं जिन पेशेंट को IgA की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अगर IgA की डेफिशिएंसी है तो हमें IgA होगा ही नहीं अगेंस्ट दीज पार्टिकुलर एंटीजेंस, ठीक है। इनके अगेंस्ट नहीं होगा तो हम इनमें IgG को देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज के लिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, ठीक है, उसके लिए IgG देखेंगे। इसके अलावा हम डुओडेनल बायोप्सी कर सकते हैं उसमें हमें फ्लैटनिंग ऑफ द विलाई मिलेंगी, हाइपरप्लेजिया ऑफ द क्रिप्स, ठीक है। विलाई फिर क्रिप्स फिर विलाई, इस तरह का इसमें अपीयरेंस हो जाता है। विलाई लूज़ हो जाएंगे तो यहाँ पे क्रिप्स का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और एक क्रिप्स जो है ये डीपर हो जाएंगी और हमें इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है जिसमें फ्लैटनिंग हो गई है सरफेस की, यहाँ पे कोई भी विलाई नहीं मिल रहा है लेकिन फ्लैटनिंग हो गई है विलाई की और हाइपरप्लेजिया हो गया इन क्रिप्स का। यहाँ पे ये लिम्फोसाइट्स भी बहुत से प्रेजेंट हैं, एपिथेलियम तक यहाँ पे सारे ये लिम्फोसाइट्स हैं। और ये जो पिक्चर है इसमें नॉर्मल हिस्टोलॉजी दिखाई गई है ताकि हमें याद हो कि देखें लंबे से विलाय होते हैं और क्रिप्स जो है मिनिमल होते हैं नॉर्मली, और इस सीलिएक डिजीज़ में ये सारे विलाय लॉस्ट हो जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डैमेज ज़्यादातर याद रखिएगा डुओडेनम में होता है और जेजुनम में, और इलियम जो है लेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। डुओडेनम में ज़्यादा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेजुनम इलियम जो है वो लेस इन्वॉल्व होंगे। सिम्टम्स जो है खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे अगर पेशेंट ग्लूटेन फ्री डाइट पे होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जामिनेशन पे अगर पेशेंट ग्लूटेन फ्री डाइट पे है बहुत सालों से और उसको मेंटेन कर रहा है और अचानक से उसको डिजीज़ हो रही है, दोबारा से रिफ्रैक्टरी डिजीज़ हो रही है डिस्पाइट द गुड डाइटरी कंट्रोल, बहुत सालों से भी अच्छी डाइटरी कंट्रोल है लेकिन फिर भी उसको रिफ्रैक्टरी डिजीज़ हुई है, तो उसमें दो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जो उसको लीड कर रही है। नंबर 1 कि इसको स्मॉल बाउल कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि इसमें स्मॉल बाउल कार्सिनोमा हो जाएगा सीलिएक डिजीज़ वाले पेशेंट्स को। दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पेशेंट को लिम्फोमा डेवलप हो गया हो, स्पेशली टी सेल का लिम्फोमा। इस टी सेल लिम्फोमा को हम ईटल भी कहते हैं, ठीक है, एंटेरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा, ठीक है। इसका निमोनिक है ईटल। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल स्प्रू। ये एक और डिसऑर्डर है जो कि बिल्कुल सिमिलर है कि इसमें हमारी स्मॉल बाउल की विलाएँ हैं उनका ही डैमेज हो जाता है। तो अगर वो डैमेज हो जाएंगी तो यहाँ पे अननोन ऑर्गेनिज्म की वजह से डैमेज हो रही है और उसके नतीजे में फिर आगे मैल अब्जॉर्प्शन होगी, विलाई क्योंकि डैमेज हो रहे हैं और डायरिया भी होगा। अब ये बिल्कुल सीलिएक डिजीज़ की तरह सिमिलर है लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहले ये कि ये ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है जैसे कि कैरिबियन में कुछ इन्फेक्शस एजेंट्स की वजह से, ठीक है, वहाँ पे लोकेटेड होते हैं। दूसरा ये अराइज़ करता है जब किसी को इन्फेक्शस डायरिया हो गया हो, ठीक है, पहले किसी को डायरिया हुआ उसके बाद उसको ये ट्रॉपिकल स्प्रू हो सकता है।
और ये रिस्पॉन्ड करेगा टू द एंटीबायोटिक। इसका मतलब है कि ये इन्फेक्शियस एजेंट से ही हुआ है, क्योंकि एंटीबायोटिक को ये रिस्पॉन्ड करेगा। इसके अलावा ये डैमेज हो सकता है मोस्ट प्रोमिनेंट जेजिनम में होता है और इलियम में। हमने सीलिक में कहा था वो डोडेनम में ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे ये जेजिनम और इलियम में ज़्यादा हो रहा है, डोडेनम यहाँ पे कम इन्वॉल्व हो रहा है ट्रॉपिकल स्प्रू में। प्रोमिनेंट जो है ये जेजिनम और इलियम में। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी उस हिसाब से ही होंगी जो जेजिनम और इलियम में होती हैं। जेजिनम में हमें पता है कि फॉलिक एसिड मेनली अब्जॉर्ब होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी होगी। इलियम है तो यहाँ पे विटामिन B12 अब्जॉर्ब होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन B12 की। नेक्स्ट डिसऑर्डर है विपल डिजीज़। ये सिस्टेमिक टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है, सिस्टेमिक डिजीज़ है जिसमें मैक्रोफेजेस जो है ना वो जो लोडेड हुए होंगे ट्रोफेराइमा विपली ऑर्गेनिज्म के साथ। इस तरह के मैक्रोफेजेस हमें मिलते हैं। अब ये मैक्रोफेजेस जो है वो टी विपला ऑर्गेनिज्म को खाना शुरू कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और लेकिन ये याद रखिए इसको सिर्फ पार्शियली डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इसीलिए यही ऑर्गेनिज्म जो है मैक्रोफेज के ही लाइसोसोम के अंदर मौजूद रहेगा। तो इसमें हमें ये बहुत से मैक्रोफेजेस लोडेड मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लैमिना प्रोप्रिया जो है ना वो इन्वॉल्व होती है स्मॉल बाउल की, तो इसमें क्लासिक जो है वो हमें फैट मैलअब्जॉर्प्शन और स्टीटोरिया मिलेगा। हमें पता है स्मॉल बाउल में जो है ये विलाय होते हैं, विलाय की एंट्रल साइट होती है, सॉरी एंटेरोसाइट्स होते हैं इसकी, और इसका ये कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको हम लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं। ये सारे एंटेरोसाइट हैं और अंदर लैमिना प्रोप्रिया है। हमें पता है कि फ़ैट को जो है लाइपेसिस जो है वो जो पैनक्रियास वगैरह से आ रहे हैं वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, और बाइल भी इसमें हेल्प कर रहा होता है एमल्सिफिकेशन में। तो फाइनली जो है माइसेल बन जाते हैं जो कि ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं इस सेल्यूलर मेम्ब्रेन से, और फिर फैटी एसिड्स जो हैं वो एंट्रल पे आ जाते हैं, इंटेरोसाइट्स में आ जाते हैं। फिर ये रीपैक हो जाते हैं इनटू द काइलोमाइक्रोन। हमें पता है काइलोमाइक्रोन बिग मॉलिक्यूल होता है, और फिर वो लैमिना प्रोप्रिया में आ जाता है, और वहाँ से फिर ब्लड के अंदर लैमिना प्रोप्रिया में आके ये लैक्टील्स में आके अब्जॉर्ब हो जाएंगे, लैक्टील में जाएंगे, फिर लिम्फेटिक में, लिम्फेटिक फिर फाइनली हमें पता है कि लेफ्ट थोरेसिक डक्ट से ड्रेन होगा इनटू द ब्लड। तो इस तरह से ये काइलोमाइक्रोन जो है ब्लड में आते हैं। डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते, पहले इनको लिम्फेटिक में जाना होता है, फिर ये जो है ब्लड में जाएंगे इनके साइज़ की वजह से। अब इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि बहुत सारे मैक्रोफेजेस जो इस स्क्वायर से शो किए गए, तो बहुत से ये मैक्रोफेजेस जो है लैमिना प्रोप्रिया में आ जाते हैं। अब ये सारे मैक्रोफेजेस जो हैं पाइलअप होना शुरू हो जाएंगे और इन थिन वॉल लैक्टील्स को कंप्रेस करना शुरू कर देंगे। जब ये कंप्रेस होंगे तो काइलोमाइक्रोन अंदर नहीं आ पाएंगे, काइलोमाइक्रोन नहीं आएंगे तो फिर फैट मेल एब्जॉर्प्शन होगी। और ये सारा इसका मैकेनिज्म है कि किस तरह से फैट मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है इसमें और स्टीटोरिया हो रहा है। अब यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई गई है स्मॉल बाउल विलस की। ये सारे इंटेरोसाइट्स हैं और यहाँ पे ये हमें फोमी मैक्रोफेजेस नज़र आ रहे हैं लैमिना प्रोप्रिया के अंदर। अब इसको हम PAS स्टेन के थ्रू जो है देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। ये डार्क पिंक जो मटेरियल हमें नज़र आ रहा है मैक्रोफेजेस के अंदर, ये असल में ऑर्गेनिज्म है। अब याद रखिएगा ये सिस्टेमिक डिजीज़ है, तो इसमें जो कॉमन साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट होती हैं वो लैमिना प्रोप्रिया ऑफ द स्मॉल बाउल भी है। इसके अलावा जॉइंट में यह आर्थराइटिस करवाएगा क्योंकि साइनोवियम ऑफ द जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा, कार्डिक वाल्व, लिम्फ नोड और CNS भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अगला डिसऑर्डर है ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। ए का मतलब होता है विदाउट, यानी ये विदाउट द बीटा लाइपोप्रोटीन होगा। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डेफिशिएंसी होती है एपोलाइपोप्रोटीन B48 की और B100 की। अब हमें B48 क्या होता है, ये हमें काइलोमाइक्रोन बनाने के लिए ज़रूरी चाहिए होता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर फैट अब्जॉर्ब नहीं होगा और मैल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसके अलावा हमें B100 चाहिए होता है ताकि हम VLDL और LDL को बना सकें, ठीक है। अगर नहीं होगा B100 नहीं होगा तो VLDL LDL नहीं बन पाएगा, प्लाज्मा में नहीं होगा। अगला डिसऑर्डर है कार्सिनोइड ट्यूमर। तो ये मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स की, जिनकी लो ग्रेड की मैलिग्नेंसी होती है। जो वर्स्ट ट्यूमर है एंडोक्राइन न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का वो है प्रॉक्सिमल सेल कार्सिनोमा, वो है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन लोवेस्ट जो फॉर्म है वो हाई ग्रेड है, ये लोवेस्ट फॉर्म जो है वो कार्सिनोइड ट्यूमर है। अब ये कार्सिनोइड ट्यूमर जो है वो न्यूरो एंडोक्राइन का है, तो इसमें न्यूरो एंडोक्राइन ग्रेन्यूल्स होंगे। ये ट्यूमर सेल्स जो है ना पॉजिटिव होते हैं फॉर इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन, जिसको हम क्रोमोग्रेनिन कहते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कार्सिनोइड ट्यूमर पॉजिटिव होगा फॉर द क्रोमोग्रेनिन। अब ये कहीं पे भी हो सकता है अलोंग द गट, लेकिन स्मॉल बाउल इसकी मोस्ट कॉमन साइट है। हर एक साइट में कैंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ईसोफेगस में हम पढ़ चुके हैं ईसोफेजियल कैंसर, स्टमक में स्टमक कैंसर, कॉलन में हम क्या कॉलन कैंसर पढ़ेंगे। अब
लेकिन जो बहुत रेयर है वो स्मॉल बाउल का है, ठीक है, याद रखिएगा, स्मॉल बाउल का कैंसर बहुत रेयर होता है, इसमें कार्सिनोइड ट्यूमर लेकिन राइज कर सकता है। तो इस तरह से इसको याद करें कि स्मॉल बाउल में ये कार्सिनोइड ट्यूमर ज़्यादा कॉमनली होते हैं। अब ये एक सब म्यूकोजल पॉलिप लाइक नोड्यूल की तरह ग्रो करता है। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है ये रेस्ड प्रोट्रूजन्स है जो कि सब म्यूकोजल है और पॉलिप क्रिएट करें, ठीक है। अब ये ऑफन सेरोटोनिन सिक्रीट करता है। देखिए अगर ये ट्यूमर है, ये डंप करेगा इनटू द पोर्टल वेन। जब पोर्टल वेन में डंप करेगा तो लिवर की तरफ ये लीड करेगा। जब लिवर में जाएगा, लिवर इसको प्रोसेस करेगा सेरोटोनिन को। ट्यूमर ने सेरोटोनिन सिक्रीट किया, वो पोर्टल वेन में गया, पोर्टल वेन से लिवर में ये प्रोसेस्ड हुआ मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से। सेरोटोनिन ब्रेक डाउन होगा इनटू द 5-HIAA और फिर ये एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के अंदर, ठीक है, ये मेटाबोलाइट। अब जब इस तरह के ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन सिक्रीट करेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमें 5-HIAA जो है ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये कार्सिनोइड सिंड्रोम नहीं है। कार्सिनोइड सिंड्रोम तब होगा जब सेरोटोनिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है लिवर में और यूरिन में मिल रहा है। अब अगर ये कार्सिनोइड ट्यूमर जो है मेटास्टेसाइज कर जाता है, इट सेल्फ जो है लिवर में आ गया, खुद ट्यूमर आ गया है लिवर के अंदर, तो उससे मेटास्टेसिस के बाद जो है ये डंप करेगा सेरोटोनिन को हेपेटिक वेन के अंदर। जब हेपेटिक वेन में सेरोटोनिन जाएगा, हेपेटिक वेन की टाइनी कनेक्शंस होती है सिस्टेमिक सर्किट के साथ। अब ये सेरोटोनिन जो है सिस्टेमिक सर्किट में आ जाएगा और लंग, स्किन, इस तरह की जगहों पे चला जाएगा और क्लासिक पिक्चर हमें मिलेगी कार्सिनोइड सिंड्रोम की, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म मिलेगा हमें, डायरिया, फ्लशिंग ऑफ द स्किन, ठीक है, ये सारे सिस्टेमिक साइंस मिलेंगे हमें। तो इसमें जो जनरल प्रिंसिपल्स होती हैं, जब मेटास्टेसिस हो जाएगी लिवर की तरफ, तब ही जो है हमें कार्सिनोइड सिंड्रोम मिलेगा। अब लिवर में मेटास्टेसिस हो रही है, फिर हेपेटिक वेन में जा रहा है, तो इसमें हेपेटिक वेन हमें पता है राइट हार्ट में वेना केवा के थ्रू जाता है। तो सेरोटोनिन जब राइट हार्ट में जाएगा तो ये हार्ट के वाल्व की फाइब्रोसिस भी करवा सकता है। इसको हम कार्सिनोइड हार्ट डिजीज़ कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। वैसे कार्सिनोइड सिंड्रोम या कार्सिनोइड डिजीज़ कभी भी नहीं होगी जब तक कि ये मेटास्टेसाइज लिवर में ना कर ले, ठीक है। ब्रोंकोस्पाज्म, डायरिया, फ्लशिंग ऑफ द स्किन मिलेगा। इस तरह के सिम्टम जो है वो ट्रिगर हो सकते हैं बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल या इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। इनसे जो है क्या होगा कि ज़्यादा रिलीज़ होगा सेरोटोनिन का फ्रॉम द ट्यूमर, स्ट्रेस या अल्कोहल से। अब कार्सिनोइड हार्ट डिजीज़ कब होगी? जब मेटास्टेसिस हो जाएगी कार्सिनोइड ट्यूमर की टू द लिवर, तो राइट साइडेड वाल्वुलर फाइब्रोसिस हो जाएगी, हमने डिस्कस किया। कोलेजन जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा वॉल्स के अंदर और इससे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो जाएगी और पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। तो ये इसमें दो की कॉम्प्लिकेशंस है। याद रखिएगा हमें लेफ्ट साइडेड वाल्वुलर डिजीज़ नहीं होती, क्योंकि जब सेरोटोनिन राइट हार्ट में जाता है तो फिर वहाँ से वो पंप होगा लंग के अंदर, और लंग में भी जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लंग में भी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज होता है, तो इसलिए वहाँ पे वो पेशेंट को नहीं होगा लेफ़्ट साइडेड वाल्वुलर फाइब्रोसिस, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा 5-HIAA के अंदर बिफोर कि वो लेफ़्ट करे लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट को, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो रहा है उसमें, इसलिए लेफ़्ट साइड की नहीं मिलती है हमें फाइब्रोसिस। दैट्स इट, यहाँ पे ये स्मॉल बाउल का कंप्लीट हुआ पैथोमा से टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हिर्शस्प्रंग डिजीज़। ये सारा हम बेसिक से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि डिफेक्टिव रिलैक्सेशन और पेरिस्टाल्सिस होगी रेक्टम की भी और डिस्टल सिग्मोइड कॉलन की, और इसकी डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएशन है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये डिसऑर्डर अराइज करेगा क्योंकि इसमें कंजेनाइटल फेलियर हो जाता है हमारे गैंग्लियन सेल का कि वो डिसेंड करे, ठीक है। हमें पता है कि गैंग्लियन सेल जो है न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव होते हैं और ये डिसेंड करते हैं वॉल ऑफ द बॉवल में, और जब ये वॉल ऑफ द बॉवल में प्रेजेंट होंगे तो इनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो उसको पहले हम समझते हैं। देखिए अगर बॉवल की वॉल हमें पता है कि म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया और सिरोजा की बनी होती है, और हमें पता है मस्कुलरिस प्रोप्रिया में भी एक इनर सर्कुलर, दूसरी आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है। अब इसकी वॉल, बॉवल की वॉल में जो है गैंग्लियन सेल्स होते हैं, ठीक है। दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप है ऑर्बैक माइंटेरिक प्लेक्सस जो लैमिना प्रोप्रिया के दरमियान, लैमिना प्रोप्रिया के लेयर्स के दरमियान होता है, जो मोटिलिटी और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इन गैंग्लियन सेल्स की अच्छी पेरिस्टाल्सिस होती है और ये रिलैक्स करेंगे प्रॉपर्ली। ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा जो है वो सब म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होता है, माइंटेरिक सब म्यूकोजल, इसको प्लेक्सस कहते हैं। ये ब्लड फ्लो, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, इन सबको कंट्रोल करता है, तो इसको प्रॉपर फंक्शन ये करते थे। अब हिर्शस्प्रंग डिजीज़ में क्या होता है कि रेक्टम और जो डिस्टल सिग्मोइड कॉलम है, लेकिन ज़्यादातर रेक्टम जो है, इनमें हमारे पास दोनों लेयर के गैंग्लियन सेल नहीं होंगे। दोनों नहीं होंगे तो पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी, नहीं होगी तो स्टूल पास नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगी,
तो रेक्टम रिलैक्स नहीं करेगा और स्टूल जो है फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाएगा। अब इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स है वो है ऑब्स्ट्रक्शन के, यानी कि बेबी जो है मेकोनियम पास नहीं कर पाएगा, एम्प्टी रेक्टल वॉल्ट मिलेगा हमें डिजिटल रेक्टल एग्जाम पे, ठीक है। डायलेशन हो जाएगी बॉवल के प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन, ये जैसे कि अगर रेक्टम है रिलैक्स नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, पेरिस्टल्सिस नहीं हो रही, तो ये पीछे जो है इससे ऊपर मतलब जो है रिलैक्सेशन हो जाएगी, मैसिव डायलेशन। अब ये डायलेशन जो है इससे रप्चर का भी रिस्क होता है। अब इसकी डायग्नोसिस हम रेक्टल सक्शन बायोप्सी के थ्रू करते हैं, जिसमें हमें गैंग्लियन सेल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इससे डायग्नोस करेंगे तो रेक्टल सक्शन बायोप्सी करनी होगी, ये आपने याद रखना है पॉइंट। स्टैंडर्ड बायोप्सी में सिर्फ हम म्यूकोजा का पीस लेते हैं, तो उसमें हमें नहीं बता सकते कि उसमें गैंग्लियन सेल है या नहीं है, क्योंकि म्यूकोजा में होता ही नहीं है गैंग्लियन सेल। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमने एक सक्शन क्रिएट करनी होती है थोड़ी सी अगेंस्ट द रेक्टल वॉल, ताकि हम एक्चुअली पुल कर सकें सब म्यूकोजा को इनटू द बायोप्सी, और फिर हम जब सब म्यूकोजा को देखेंगे फिर हमें मिलेंगे गैंग्लियन सेल है या नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेक्टल सक्शन बायोप्सी। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, कि हमने रीसेट करना होगा इन्वॉल्व बॉवल को। फॉर एग्जांपल अगर हम ये रेक्टम है, यहाँ पे गैंग्लियन सेल नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो जहाँ पे ऊपर अगर हमें गैंग्लियन मिल रहे हैं तो यहाँ ये वाला जो एरिया है जहाँ पे गैंग्लियन नहीं है उस वाले एरिया को हम रीसेट कर देंगे। अगला है कॉलोनिक डायवर्टिकुला। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि डायवर्टिकुला आउट पाउचिंग बन जाती है, कॉलन को इन्वॉल्व करती हैं। अब ये आउट पाउचिंग जो है सूडो डायवर्टिकुलम होती है। सूडो मतलब कि सिर्फ जो है इसमें पार्ट ऑफ द वॉल जो है पुश होती है, सूडो का मतलब होता है पार्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सब म्यूकोजा जो है और सब मस्कुलरिस प्रोप्रिया सारे जो हैं, यानी म्यूकोजा सब म्यूकोजा और मस्कुलरिस प्रोप्रिया होता है हमारे पास, देन सिरोसा होता है। तो इसमें क्या होगा कि आउट पाउचिंग दोनों की होगी, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की। इस तरह से कहाँ से होगी, मस्कुलरिस प्रोप्रिया से होगी। अब इसमें क्यों हो रहा है इस तरह, क्योंकि वॉल पे स्ट्रेस पड़ रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ जो वॉल पे स्ट्रेस दे रही है उसको पुश कर रही है म्यूकोजा सब म्यूकोजा को थ्रू द मस्कुलरिस प्रोप्रिया। तो ये कॉन्स्टिपेशन के साथ होता है, लो फाइबर डाइट के साथ, ओल्डर एडल्ट्स में, ठीक है। बार बार टेंशन उस पर अराइज करेगी तो उनको डायवर्टिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कहाँ पे अराइज करेगा, जहाँ पे वाजा रेक्टर जो है ना ट्रावर्स करता है मस्कुलरिस प्रोप्रिया को। ये हमें पता है वीक पॉइंट होता है सिग्मोइड कोलन में ज़्यादातर। तो अब ये देखिए इमेज ड्रॉ की गई है जिसमें म्यूकोजा, फिर ये सब म्यूकोजा है, एंड देन मस्कुलरिस प्रोप्रिया है जहाँ से ये प्रोट्रूड कर रहा है। उसमें होता क्या है कि जब ये वाजा रेक्टा वेन्स आ रही होती हैं तो ये ट्रैवर्स करती है मस्कुलरिस प्रोप्रिया को। तो जैसे ये ट्रैवर्स करेंगे ना मस्कुलरिस प्रोप्रिया को, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा वॉल को वीकन करती हैं, तो इस डायवर्टिकुलर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि यहाँ से प्रोट्रूड कर जाए, ठीक है। ये बिल्कुल इस वेन के बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू है ये डायवर्टिकुलर। यहाँ पे डायवर्टिकुलर की पिक्चर दिखाई गई है, ये देखिए सरफेस कॉलन का ये जो होल है डायवर्टिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इमेज है जिसमें म्यूकोजा सब म्यूकोजा हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये मस्कुलरिस प्रोप्रिया, और हमें ये म्यूकोजा सब म्यूकोजा हमें नज़र आ रहा है जो मस्कुलरिस प्रोप्रिया से प्रोट्रूड कर रहा है, ठीक है। ये डायवर्टिकुलर है और यहाँ से ये वेन आ रही है जो कि वीकेस्ट पॉइंट है वॉल का। अब डायवर्टिकुलर ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं बहुत से पेशेंट, लेकिन जो है कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। रेक्टल ब्लीडिंग सबसे पहला, वेन के साथ आ रहा है डायवर्टिकुलर तो वो उसको इंजर कर सकता है, यानी तो रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। और जब इनको ब्लीडिंग होगी तो इनको हेमेटोकेजिया होगा, यानी कि इनको वाइट, तो इनको जो है हेमेटोकीजिया होगा, यानी कि ब्लड जो है वो टॉयलेट में फॉर एग्जांपल पास होगा, ठीक है, विथ या विदाउट द स्टूल। इसके अलावा इसमें डायवर्टिकुलाइटिस हो जाएगा, यानी अगर ये डायवर्टिकुलम है और ये फीकल मटेरियल से अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो इसके वॉल की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिसको हम डायवर्टिकुलाइटिस कहेंगे। और ये प्रेजेंट कर सकता है लेफ्ट साइडेड अपेंडिसाइटिस की तरह के सिम्टम्स की तरह, ठीक है। वैसे तो वो राइट साइड पे होता है, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे, तो हम इसको लेफ्ट साइडेड अपेंडिसाइटिस की तरह प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा फिस्टुला बन सकता है जो दो ट्यूब्स को कनेक्ट करता है, हमें पता है फिस्टुला क्या होता है। अगर देखिए डायवर्टिकुला बना है और उसकी वॉल इन्फ्लेम हो गई है तो ये वॉल जो है बस्ट कर सकती है, रप्चर कर सकती है, और दूसरे किसी ट्यूब के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैडर है तो उसके साथ जो है ये प्लग कर सकती है। तो ये क्लासिक किस्म का ये फिस्टुला जो है एग्जामिनेशन पे मिलता है, जिसको हम कोलोवेसिकुलर फिस्टुला कहते हैं, जिसमें डायवर्टिकुला बनता है और वो ब्लैडर के अंदर जो है उसके साथ जुड़ जाता है। तो इसमें एयर या स्टूल हमें यूरिन के अंदर मिल सकता है। अगला है एंजियोडिस्प्लेजिया। एंजियो मतलब ब्लड वेसल, डिस्प्लेजिया मतलब कि ब्लड वेसल जो है वो मेलफॉर्म हो गई है। तो ये एक्वायर्ड मेलफॉर्मेशन होती है म्यूकोजा की और सब म्यूकोजल ब्लड वेसल्स की। इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये ज़्यादातर सीकम में और राइट कॉलन में अराइज करता है हाई वॉल टेंशन की वजह से। अब ये ज़्यादातर हेमेटोकीजिया के साथ प्रेजेंट करेगा ओल्डर एडल्ट्स में, ठीक है। अगर हाई स्ट्रेस है लेफ्ट कॉलन में तो डायवर्टिकुलर बन जाएंगे और ये हेमेटोकीजिया के साथ प्रेजेंट करेंगे। जब हाई स्ट्रेस राइट साइड ऑफ द कॉलन में है तो एंजियोडिस्प्लेजिया हो जाएगा और ये भी हेमेटोकीजिया के साथ ही प्रेजेंट करेगा। तो हाई स्ट्रेस राइट और लेफ्ट इस तरह याद करें।
लेकिन हेमेटोकीजिया होगा, लेकिन पैथोजेनेसिस डिफरेंट है। अगला है हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया। टेलेंजेक्टेसिया हमें पता है कि डायलेटेड थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ जो है एब्डोमेन में होती हैं, ज़्यादातर जो है ये नेजोफेरिंक्स में होती हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। और ये नेजोफेरिंक्स में जीआई में होते हैं, इसमें ब्लीडिंग होती है पेशेंट्स को। इसको देखें, हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया हो गया, जिसमें छोटे छोटे से ये स्पॉट्स जो हैं टेलेंजेक्टेटिक ब्लड वेसल्स हमें नज़र आ रही हैं। ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स से लेकर जीआई ट्रैक्ट तक कहीं पे भी हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। अगला है इस्केमिक कोलाइटिस। तो इसमें इस्केमिक डैमेज हो जाता है हमारे कॉलन को, तो ज़्यादातर स्प्लेनिक फ्रैक्चर पे होता है। तो ये भी हमने बेसिक में पढ़ा। इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है SMA की, ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की। इसकी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, कम होगा तो जो एरिया बहुत दूर है, डिस्टल है टू द ब्लड सप्लाई, तो उसमें ज़्यादा इस्कीमिया के साइंस होंगे। तो वो ज़्यादातर हमारा स्प्लेनिक फ्रैक्चर होता है, जिसको आखिरी डिस्टल होता है, दूर होता है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा इस्कीमिया होगी। अब पेशेंट जो है पोस्ट प्रेंडियल पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, उसको वेट लॉस हो जाएगा, मतलब जब वो खाना खाएगा तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी गट की, तो उस टाइम पे ज़्यादातर जो है ब्लड सप्लाई अप्रोप्रिएट हो जाएगी, इनअप्रोप्रिएट होगी और पोस्ट प्रेंडियल पेन होगा। जब वो वॉकअप करेगा स्टेयर्स से तो फिर जो है या एक्सरसाइज करेगा तो तब भी उसको बहुत ज़्यादा, जिस तरह हमें चेस्ट में पेन होता है, इसी तरह जब ये खाना खाएगा या एक्सरसाइज करेगा तो उसमें कॉलिन में जो है पेन होगा, क्योंकि पोस्ट प्रेंडियल पेन होगा, क्योंकि उसमें स्कीमिया हो रही है। बहुत ज़्यादा सीवियर लॉस हो जाएगा ब्लड सप्लाई का, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकती है और ब्लडी डायरिया और पेन के साथ वो प्रेजेंट करेगा, ठीक है। स्कीमिया से पोस्ट प्रेंडियल पेन होगा, अगर कंटिन्यू रहेगी यही तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है और ब्लडी डायरिया होगा। अगला है इरिटेबल बावल सिंड्रोम, जो कि रिलैप्सिंग एब्डोमिनल पेन है, जिसमें ब्लोटिंग होती है, फ्लैचुलेंस और चेंज इन बावल हैबिट्स, ठीक है। डायरिया भी हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। डिफिकेशन इंप्रूव हो जाएगी, ज़्यादातर ये फीमेल्स में देखा गया है। अब इसमें कोई भी पैथोलॉजिक चेंज नहीं मिलता, लेकिन जब हम इनकी बायोप्सी करते हैं तो वो हमें डिस्टर्ब इंटेस्टाइनल, यानी इसमें जो है बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ नहीं मिलेगा हमें, लेकिन इसमें डिस्टर्ब इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो होते हैं, और अगर हम डाइटरी फाइबर खाएँ तो इससे इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद है कॉलोनिक पॉलिप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि रेज्ड प्रोट्रूजन हो जाती है हमारे कॉलोनिक म्यूकोजा की। देखिए ये कॉलन है, इसमें रेज्ड बम्प बन गया है म्यूकोजा का, इसको कॉलोनिक पॉलिप कहेंगे। अब दो तरह के होते हैं, हाइपरप्लास्टिक और एडिनोमेटस। हाइपरप्लास्टिक बहुत ही कॉमन टाइप है, इसमें कि ग्लैंड्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और ये बहुत ही कॉमन टाइप है, ज़्यादातर हमारे लेफ्ट कॉलन में अराइज करेगा, बिनाइन होता है और इसमें कोई भी मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं है, बिनाइन होता है, ठीक है, तो इतना कुछ वर्स नहीं होगा पेशेंट को। जो सरफेस है पॉलिप का वो हमें सेरेटेड अपीयरेंस के साथ प्रेजेंट करेगा। माइक्रोस्कोपी पे याद रखिएगा इसकी सेरेटेड अपीयरेंस है। दूसरी टाइप है एडिनोमेटस पॉलिप, ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ग्लैंड्स की होती है। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है कॉलोनिक पॉलिप की, याद रखिएगा ये बिनाइन होता है, लेकिन इसमें एबिलिटी है कि ये प्री मैलिग्नेंट हो सकता है, ठीक है, कैंसर बन सकता है इसमें से आगे जाके, जिसको हम एडिनोकार्सिनोमा सीक्वेंस कहते हैं। तो इसमें पिक्चर है एडिनोमेटस पॉलिप की, जिसमें कॉलोनिक म्यूकोजा की प्रोट्रूजन हो गई। देखिए ये ग्लैंड्स हमें नज़र आ रहे हैं कॉलन के, और यहाँ पे जो है देखिए डार्कर ग्लैंड्स हैं, इसका मतलब है ये एडिनोमेटस या न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी ग्लैंड्स की। अब इसका जो की फीचर होता है इन पॉलिप्स का, कि ये एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट में ये देखिए स्पेक्ट्रम है सरफेस है कॉलन का, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है नॉर्मल कॉलन है, कोई रिस्क नहीं है कॉलन डेवलप करने का, जबकि यहाँ पे आगे APC जीन म्यूटेशन, APC मतलब एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई जीन होता है, अगर ये म्यूटेशन आ जाती है इसको, तो उसमें रिस्क आ जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉलन कैंसर, ठीक है, रिस्क आ जाता है कि पॉलिप डेवलपमेंट का रिस्क आ जाता है। इसके अलावा अगर KRS म्यूटेशन आ जाती है तो इसमें पॉलिप की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जब ये कार्सिनोमा बन जाएगा तो उसमें आती है हमारे पास P53 की म्यूटेशन, और इसमें साइक्लोऑक्सीजनेस का एक्सप्रेशन भी बढ़ना चाहिए, तब ही ये कार्सिनोमा उसमें से डेवलप कर सकता है, ठीक है, एडिनोमेटस पॉलिप से। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ये कि APC जो है रिस्क क्रिएट करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिप। APC ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, तो हमें दोनों कॉपीज़ को नॉकआउट करना होगा ताकि पॉलिप बने। 40, 50, 60 जैसे जैसे एज करेगा तो उनको कुछ पॉलिप होते हैं कॉलन में, दोनों कॉपीज़ जो है ना वो सोमेटिक म्यूटेशंस होनी चाहिए, दोनों कॉपीज़ की, दोनों नॉकआउट हो जाएंगी तो फिर उनको पॉलिप डेवलप हो जाएगा। अब जर्मलाइन म्यूटेशन आ जाती है एक कॉपी में पेरेंट से, तो उसको हम फैमिलियल कहते हैं, ठीक है, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, ये क्रोमोसोम नंबर 5 पे होता है, ठीक है। ये सारी पॉइंट याद रखिएगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है नॉकआउट हो जाएगा तो पॉलिप के डेवलपमेंट का रिस्क बढ़ जाएगा। ये नॉकआउट हो जाएगा तो कपल ऑफ पॉलिप्स बन सकते हैं पेशेंट में, लेकिन वो पेशेंट जिनको फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस होता है तो उनके जो जीन नॉकआउट होंगे फ्रॉम द जर्मलाइन म्यूटेशन, तो वो अलाउ करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1000 ऑफ पॉलिप्स, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के। देन है KRS, ठीक है,
केरास जो है ये फॉर्मेशन करवाएगा और P53 भी जो है प्रोग्रेशन करवा देगा टू द एडिनोकार्सिनोमा। साइक्लोक्सिनेज का एक्सप्रेशन जो है वो भी बढ़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एसोसिएशन होती है कि एस्प्रिन जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है इस कार्सिनोमा से, यानी जो पेशेंट एस्प्रिन लेते हैं तो उनका साइक्लोक्सिनेज का लेवल एक्सप्रेस नहीं होगा, तो वो उनको एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस से प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्योंकि एडिनोमेटस पॉलिप्स रिलेटिवली कॉमन है और क्योंकि इसमें एबिलिटी है कि कैंसर बन जाए, तो हमें स्क्रीन करना होगा इन पॉलिप के लिए और उनकी वी हैव टू गेट रिड ऑफ देम बिफोर के कैंसर बन जाए। तो कोलोनोस्कोपी की जाती है ताकि टेस्ट किया जाए। इसके अलावा फिकल ऑकल्ट ब्लड के लिए भी टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के पॉलिप कभी कभी ब्लीड भी कर सकते हैं। लेकिन पॉलिप ये ज़्यादातर क्लिनिकली साइलेंट होते हैं, लेकिन ये ब्लीड भी कर सकते हैं। अब गोल होता है कि हमें रिमूव करना होता है एडिनोमेटस पॉलिप्स को बिफोर के कार्सिनोमा बन जाए। तो बेस्ट वे होता है कोलोनोस्कोपी करें। सारे पॉलिप्स को हम रिमूव करेंगे। इसमें 50 और 60 का अगर पेशेंट है, एक या दो उसको पॉलिप है, तो हमें उसको रिमूव करना होगा और फिर उसको माइक्रोस्कोपी के लिए एग्जामिन करना होगा। कोलोनोस्कोपी में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि हाइपरप्लास्टिक है या एडिनोमेटस, बस हमें पॉलिप नज़र आएगा तो हम उसका पीस लेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोपी के थ्रू एग्जामिन करेंगे और डिस्टिंक्शन करेंगे। ठीक है, सारे पॉलिप्स को निकालना है। अब रिस्क क्या होता है कि एडिनोमा से कार्सिनोमा बन जाए, वो याद रखिएगा कि अगर उसमें साइज़ मोर देन 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, पॉलिप अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसमें से कार्सिनोमा बन सकता है। दूसरा, अगर उसकी सिसाइल ग्रोथ है, अगर दूसरा कि अगर इसकी सिसाइल ग्रोथ है, ठीक है, अगर एक तो होता है पेडंकुलेटेड और ये पैटर्न है सिसाइल, ठीक है, तो सिसाइल पैटर्न जो होता है ना, जिसमें पेडिकल वगैरह नहीं है, तो इसमें ज़्यादा रिस्क होता है कि इसमें से कार्सिनोमा बन जाए। तीसरा कि विलस हिस्टोलॉजी, पॉलिप की देखिए ट्यूबुलर स्पेसेस होती हैं, यानी ट्यूबुलर एडिनोमा हो सकता है या फिर विलस लाइक प्रोजेक्शन भी हो सकती हैं, तो उसको विलस एडिनोमा कहते हैं। तो विलस वाली जो हिस्टोलॉजी है ना, वो ज़्यादा रिस्क पे है कि उसमें मतलब एडिनोमा से कार्सिनोमा बन सकता है, यानी विलस हिस्टोलॉजी इसमें विलन है, इस तरह याद करें। अब अगला है फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें एपीसी म्यूटेशन में एपीसी जीन में म्यूटेशन आ जाएगी, तो उसको कॉलोनिक म्यूकोजा में बहुत ज़्यादा रिस्क होगा कि पॉलिप बन जाए और वो आगे जाके के रास म्यूटेशंस पे आ जाएंगे, फिर 100 to 1000 ऑफ एडिनोमेटस कॉलोनिक पॉलिप बन जाएंगे। ठीक है, ये फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस दिखाया गया है। पूरा कॉलन जो है पॉलिप से भर गया है। कॉलन और रेक्टम हमने प्रोफाइलेक्टिकली इनके रिमूव करने होंगे। अगर हमने ना रिमूव किया तो बहुत से पेशेंट जो हैं ये कार्सिनोमा डेवलप कर जाएंगे 40 एज की उम्र से। अगला सिंड्रोम होता है पॉलीपोसिस के साथ गार्डनर सिंड्रोम, यानी अगर पेशेंट को फैप भी है और फाइब्रोमेटोसिस भी है और ऑस्टियोमास भी है तो हम इसको गार्डनर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, फाइब्रोमेटोसिस में फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो जाती है और ये रेट्रोपेरिटोनियम में ज़्यादातर अराइज करता है और डिस्ट्रप्टिव है, ठीक है, लोकली। और ऑस्टियोमास बोन के बिनाइन ट्यूमर है जो कि ठीक है FAP भी है, साथ में फाइब्रोमेटोसिस, ऑस्टियोमास, तो ये गार्डनर सिंड्रोम। फिर टर्कट सिंड्रोम है जिसमें अगर FAP भी है साथ में CNS के ट्यूमर है, मेडुलोब्लास्टोमा या ग्लायल ट्यूमर्स, ठीक है, तो उसको टर्कट सिंड्रोम कहेंगे। उसके बाद है जुवेनाइल पॉलिप जो कि रेयर टाइप का पॉलिप है। पहला है हमाटोमा, ये ट्यूमर होता है जो कि टिश्यू का कंप्राइज होता है जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होगा, लेकिन हाउएवर ये सिर्फ डिसऑर्गेनाइज होगा, उसको हम हमाटोमा कहते हैं। ये बिनाइन है, स्पोरेडिक है, ठीक है, ये लेस देन 5 ईयर में अराइज करेगा। ज़्यादातर सॉलिटरी रेक्टल पॉलिप की तरह प्रोलैप्स भी कर सकता है, ब्लीड भी कर सकता है। अब उन पेशेंट को मल्टीपल हो सकते हैं जुवेनाइल पॉलिप स्टमक और कॉलन में, बहुत सारे जुवेनाइल पॉलिप जो हैं, तो ये रिस्क बढ़ा देंगे टू द प्रोग्रेशन ऑफ कार्सिनोमा। ठीक है, जो बड़े बड़े के होंगे लार्ज नंबर्स ऑफ कार्सिनोमास के अंदर प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगला है प्यूट्स जैगर सिंड्रोम, ये हमाटोमेटस पॉलिप होते हैं थ्रू आउट द GIT और ये म्यूकोक्यूटेनियस हाइपरपिगमेंटेशन ऑन लिप्स, ओरल म्यूकोजा एंड जेनिटल स्किन के साथ प्रेजेंट करेंगे। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि आगे जाके कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट एंड गायनोकोलॉजिकल कैंसर करवा दे। ठीक है, ये कॉलन कंप्लीट हुआ। लास्ट टॉपिक है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। अब ये कार्सिनोमा होता है जो कि कॉलोनिक या रेक्टल म्यूकोजा में अराइज करता है। इसका पीक इंसिडेंस 60 to 70 ईयर्स ऑफ एज में अराइज करता है, क्योंकि कोलोरेक्टल कैंसर जो है मोस्ट कॉमन साइड होता है जहाँ पे कैंसर जो है फॉर्म हो, और ये कैंसर रिलेटेड डेथ का भी मोस्ट कॉमन कॉज है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जहाँ से ये अराइज करेगा, तो उसमें दो पाथवेज होते हैं। पहला ये है कि मॉलिक्यूलर पाथवे कि इसमें एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस होगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, डिटेल में पिछले लेक्चर में। अब ये जो है मोस्ट कॉमन पाथवे होता है जिससे ये कार्सिनोमा अराइज करेगा। 80% ऑफ द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इसी वजह से आएंगे। दूसरा जो मॉलिक्यूलर पाथवे है वो है माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे। अब ये पाथवे क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है। ये रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं नॉन कोडिंग डीएनए के, ठीक है, और जब भी रेप्लिकेशन होती है तो इनकी कॉपीज़ बनती है माइक्रो सैटेलाइट की। ठीक है, अब इनकी कॉपीज़ बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे होते हैं, तो हम इनको माइक्रो सैटेलाइट स्टेबिलिटी कहते हैं।
जब पेशेंट को डीएनए के डिफेक्ट आ जाएगा कॉपिंग में, ठीक है, यानी जैसे डीएनए मिसमैच रिपेयर साइट्स हो जाएंगी या रिपेयर जीन्स जो है मिसमैच होंगे, तो इनकी कॉपीज़ बार बार बनेंगी और इनको हम कहेंगे इंस्टेबिलिटी, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी कह देंगे, MSI, यानी डीएनए में मसला आ गया कि उसकी कॉपी मैकेनिज्म में, तो माइक्रो सैटेलाइट जो है अनस्टेबल हो गई हैं, वो अनस्टेबल हो गई है। ये तो ये साइन है कि बाकी जीन्स भी अनस्टेबल हुए होंगे, तो ये म्यूटेशन है जो बाकी जीन्स में भी होगी, जो पोटेंशियली आगे जाके कोलोरेक्टल कार्सिनोमा करवा सकती है। तो इसमें एक एग्जांपल है पाथवे की, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे की, जो कि हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। हेरिडिटरी का मतलब ये है इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसमें म्यूटेशन आ जाएगी डीएनए मिसमैच रिपेयर एंजाइम्स के अंदर। नॉन पॉलीपोसिस का मतलब है कि ये जो ट्यूमर है डिनोवो अराइज करता है, ठीक है, यानी एडिनोमा से अराइज नहीं करेगा, बस ये टाइम के साथ जो कार्सिनोमा बन जाता है। और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का मतलब है कि इसमें ज़्यादा रिस्क होता है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का, लेकिन हावेवर क्योंकि इसमें इनहेरिटेड डिफेक्ट जो है बाकी सेल्स में भी आया है, तो इसमें और भी ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं, यानी HNPCC वाले पेशेंट को ओवेरियन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का भी रिस्क ज़्यादा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 3 तरह के ट्यूमर, कोलोरेक्टल, ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ये याद रखिएगा, ज़्यादा रिस्क होता है। अब इसके डिफरेंट पाथवे हैं। पहला ये कि अगर पेशेंट को कोलाइटिस जो है उसमें भी ज़्यादा रिस्क होता है कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो जाए, ठीक है, इन्फ्लामेशन से भी रिस्क बढ़ जाता है कैंसर डेवलपमेंट का। पीट्स जैगर सिंड्रोम में भी ज़्यादा रिस्क होता है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का, और बाकी भी कुछ हैं जो पाथवेज मेजर आगे जाके मतलब कोलोरेक्टल कार्सिनोमा करवाते हैं। एक तो एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, एक एग्जांपल जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। दूसरा कि माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे भी हो सकता है, इसकी एग्जांपल के मतलब कैसे HNPCC बनेगा। अब स्क्रीनिंग जो है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए ये 2 मैकेनिज्म से होती है। पहला तो कोलोनोस्कोपी हम करते हैं, और यहाँ पे नोट करें कि बुक में लिखा है एंडोस्कोपी, तो इसको हम एंडोस्कोपी नहीं कहेंगे, इसको कोलोनोस्कोपी कहेंगे, यहाँ पे मिस्टेक है। तो पहला ये मैकेनिज्म होता है, कोलोनोस्कोपी करेंगे हम। दूसरा फीकल अकल्ट ब्लड टेस्टिंग हम करेंगे, ठीक है, सारे एडिनोमेटस पॉलिप्स को रिमूव करेंगे कोलोनोस्कोपी करके, बिफोर कि वे कैंसर बन जाए उससे पहले हम उसको रिमूव कर देंगे। ब्लड टेस्टिंग से भी ये होगा कि हम ब्लीडिंग टेस्ट कर सकते हैं, और ये पॉलिप से हमें मिलती है, कैंसर से भी मिल सकती है ब्लीडिंग, तो हम पॉलिप और कैंसर दोनों को ही डिटेक्ट कर रहे हैं बिफोर की क्लिनिकल सिम्टम अराइज करें, तो हम ब्लीडिंग को देख के डिटेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कैंसर जो है कहीं भी डिवेलप कर सकता है कॉलन में। लेफ्ट साइड जो कार्सिनोमा है वो ज़्यादातर नैपकिन रिंग लीजन की तरह ग्रो करेगा। अब ये देखिए फिगर में, इसमें सर्कमफेरेंशियली ये जो है ना अराउंड द लूमेन ग्रो करता है, वो स्क्वीज़ करता जाता है उसको रिंग की तरह, जिस तरह रिंग जो है नैपकिन के ऊपर होती है, बिल्कुल उस तरह। अब इसके जो क्लासिकल क्लिनिकल फीचर होंगे वो मतलब इसमें स्टूल जो है फॉर एग्जाम्पल अगर आ रहा है तो वो स्क्वीज़ हो जाएगा इस ऑब्स्ट्रक्शन से, ठीक है, स्टीनोसिस से, तो स्टूल का जो कैलिबर है वो कम हो जाएगा, ठीक है, पेंसिल की तरह का। इसके अलावा लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है, या फिर इसमें ब्लड स्ट्रिक्ट स्टूल भी हमें मिल सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कैलिबर जो है स्टूल का कम हो जाता है। दूसरा कि इसमें एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस जो है ना, याद रखिएगा ज़्यादातर लेफ्ट साइड पे होता है बनस्पत राइट साइड के। इसके अलावा राइट साइड कार्सिनोमा भी हो सकता है, और इसकी इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसमें रेज्ड लेजन ग्रो होंगी, यानी ये एक बम्प की तरह या रेज लेजन की तरह ग्रो करेगा सरफेस ऑफ द कोलोरेक्टल म्यूकोजा पे। और ये पॉलिप देखिए एडिनोमेटस पॉलिप से अराइज नहीं कर रहा है, ये बस ग्रो कर रहा है जैसे एज ए रेज्ड लेजन की तरह, और फिर ये आगे जाके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवा देगा। राइट साइड का कोलन याद रखिएगा लार्जर उसका कैलिबर होता है बनस्पत लेफ्ट के, और इसीलिए यहाँ पे हमें इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम मिलते हैं और ब्लीडिंग मिलती है। ब्लीडिंग होगी जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवा देगी, और इसमें बैक पेन भी होगा। अब ये कार्सिनोमा जो होता है ना, राइट साइडेड कार्सिनोमा, ये माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे के साथ ज़्यादातर एसोसिएट होता है, इसको याद कर लें। लेफ्ट वाला एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, राइट साइड वाला माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है फॉर द स्ट्रेप्टोकोकस बोविस एंडोकार्डाइटिस। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट उसको एंडोकार्डाइटिस है और उसको स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो है उसके ब्लड में है, तो हम कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का भी सोच सकते हैं। ये एग्जामिनर पूछते हैं, ठीक है, कि अगर पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस भी है, तो अब हमने क्या करना है, तो हमने उसको GI ट्रैक को एग्जामिन करना होगा कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए। अब स्टेजिंग है, तो इसकी स्टेजिंग में T जो है वो डेप्थ ऑफ इन्वेजन को डिनोट करता है। हॉलो ट्यूब बेस में अगर कैंसर ग्रो कर रहा है, डेप्थ ऑफ इन्वेजन जो है वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है T स्टेजिंग के लिए। एन स्टेज जो है ये रीजनल लिम्फ नोड को डिनोट करता है। M जो है ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस को, डिस्टेंट स्प्रेड को, ठीक है।
ज़्यादातर इसकी साइड आपने याद रखनी है, लिवर होती है इसकी मेटास्टेसिस की, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की। एक और इम्पॉर्टेंट जो ट्यूमर मार्कर है वो है CEA। ट्यूमर मार्कर को हम स्क्रीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिस्पॉन्स के लिए और रिकरेंस को डिटेक्ट करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। CEA जो है ये स्क्रीनिंग के लिए यूज़फुल नहीं है, ये बस रिस्पॉन्स, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स को असेस करने के लिए, मतलब अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो ज़ाहिर सी बात है CEA डिक्रीज़ होगा, और डायग्नोसिस के लिए और फिर रिकरेंस के लिए हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं CEA को। दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब हम इरफान मसूद से भी ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। कंजेनाइटल बॉवल डिसऑर्डर्स हैं सबसे पहले, जिसमें सबसे पहला डिसऑर्डर है मैकल डाइवर्टिकुलम। अभी मैकल डाइवर्टिकुलम क्या होता है? ये कंजेनाइटल एनामली है ड्यू टू द फेलियर ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ द वाइटलिन डक्ट, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वाइटलिन डक्ट इन्वोल्यूट नहीं हो पाती, जो कनेक्ट कर रही होती है गट को टू द यॉर्क सैक, तो ये वाइटलिन डक्ट परसिस्ट कर रही है, जो कि मैकल डाइवर्टिकुलम कहलाती है। अब ये ट्रू डाइवर्टिकुलम होता है क्योंकि इसमें तीनों लेयर्स होती है नॉर्मल बावल की, ठीक है, तीनों। और ये एंटी मेजेंट्रिक जो साइड होती है ना बावल की, एंटी मेजेंट्रिक, मेजेंट्री से अपोजिट साइड, वहाँ पे लाया करता है। अब इसमें रूल ऑफ 2 होता है, यानी कि ये 2 इंचेस लॉन्ग होता है मैकल डाइवर्टिकुलम। दूसरा ये 2 फीट जितना होता है, ठीक है, 2 इंचेस लॉन्ग है, और 2 फीट जो है दूर है फ्रॉम द इलियोसिकल वाल, ठीक है, इलियोसिकल वाल से 2 फीट दूर है। 2% पॉपुलेशन में ये होता है। 2% जो है ये सिम्टोमेटिक है, और 2 तरह के इसमें एक्टोपिक टिश्यू पाए जाते हैं, एक पैनक्रियाटिक टिश्यू, दूसरा गैस्ट्रिक टिश्यू। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स होते हैं कि पेशेंट जो है उसको पेनलेस किस्म की सीवियर हेमरेज होगी, ठीक है, जो पेनलेस होगी। इसके अलावा इंटरसेप्शन हो सकती है, डाइवर्टिकुलाइटिस कॉज करवा सकता है, क्रोनिक पेप्टिक अल्सरेशन करवा सकता है, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी ये करवा सकता है। इसकी मैनेजमेंट यही है कि हम इसमें टेक्नेटियम 99 मीटर पर टेक्निटेट स्कैन जो है ये इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। इसको हम टेक्नेटियम 99 स्कैन भी कह सकते हैं, इस तरह का ये होता है। और इसमें मतलब ये टेक्नेटियम 99 जो है ना, ये हम बच्चे की जो वेन्स होती हैं उसमें इंजेक्ट करते हैं, और फिर हमें ये मैकल डाइवर्टिकुलम मिलता है। और इसके अलावा इसकी मैनेजमेंट में हम सर्जिकल एक्सीजन ही इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अगली डिजीज़ है हिर्शप्रंग डिजीज़। हिर्शप्रंग डिजीज़ को हम कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगा कॉलन भी कहेंगे, ठीक है, ए गैंग्लियोनिक। यानी इसमें क्या होता है कि कंजेनाइटल एब्सेंस होती है इन गैंग्लियन सेल्स की और गैंग्लिया की, हमारी मसल वॉल में भी और सब म्यूकोजा में भी, उस अफेक्टेड सेगमेंट में, मतलब वहाँ पे गैंग्लियन सेल्स नहीं होंगे कंजेनाइटली। तो ये इसमें ना दोनों नहीं हो सकते, मेजनर सब म्यूकोजल प्लेक्सस भी और बैक जो माइंटेरिक प्लेक्सस होता है, दोनों एब्सेंट हो सकते हैं। अब ये अफेक्टेड जो पोर्शन होगा ना गट का, वो टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड होगा और फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवा देगा, ठीक है। फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होगी, टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड होगा, तो जो नॉर्मल प्रोक्सिमल उससे ऊपर वाला जो पोर्शन होगा गट का, वो प्रोग्रेसिवली इस तरह से डिस्टेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फीकल मैटर का बिल्डअप हो गया है, ठीक है। नीचे ऑब्स्ट्रक्शन है और प्रोक्सिमल वाला बिल्डअप हो गया है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होती है हिर्शप्रंग डिजीज़ की, लॉन्ग सेगमेंट डिजीज़, शॉर्ट सेगमेंट डिजीज़। शॉर्ट सेगमेंट वाली ज़्यादा कॉमन टाइप है, वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टम को और सिग्मोइड कॉलन को अफेक्ट करती है, और मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। दूसरी जो लॉन्ग सेगमेंट डिजीज़ होती है वो इतनी कॉमन नहीं है, और उसमें पूरा कॉलन इन्वॉल्व होता है। फीमेल्स में ज़्यादातर लॉन्ग सेगमेंट डिजीज़ होती है। इसकी हिर्शप्रंग डिजीज़ की प्रेजेंटेशन इस तरह होती है कि इसमें डिलेड पैसेज होगा मिकोनियम का। मिकोनियम जो है बेबी जब बॉर्न होगा उसका मिकोनियम पास नहीं हो पाएगा, डिलेड पैसेज होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी उसको, उसका जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगी हमें। एसोसिएशन इसकी डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में ऐसा होता है, हिर्शप्रंग डिजीज़ हो जाती है, या फिर जो जिनको न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स भी मतलब साथ में हो सकते हैं। अब मेजर कॉम्प्लिकेशन है कि ये सुपर इम्पोज्ड इंटेरोकोलाइटिस कॉज करवा सकता है, या फिर इसमें परफोरेशन हो सकती है कॉलन की विथ पेरिटोनाइटिस। अगर ये परफोरेट कर जाएगा तो पेरिटोनियम की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अब हमने इसको कैसे मैनेज करना है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हमने रेक्टल बायोप्सी करनी होती है, ठीक है, रेक्टम की बायोप्सी करेंगे, और ट्रीटमेंट में हमने उस जो अफेक्टेड सेगमेंट है जहाँ पे गैंग्लियन सेल नहीं है, उस वाले सेगमेंट को रीसेट करना है, निकाल देना है सर्जिकली। जो एक्वायर्ड मेगा कॉलन होता है, ये तो हो गया कंजेनाइटली गैंग्लियन सेल नहीं है। एक्वायर्ड क्यों होगा? जब ट्रिपनोसोमा जो है एक प्रोटोजोआ है जो आके हमारे बॉवल की वॉल को इन्वेड कर दे और पूरे इंटेरिक प्लेक्सस को डिस्ट्रॉय कर दे, तो इसको शगास डिजीज़ में ये ट्रिपनोसोमा इस तरह से अटैक करते हैं। इसके अलावा मैलिग्नेंसी में भी एक्वायर्ड मेगा कॉलन हो सकता है। कोई टॉक्सिक मेगा कॉलन जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन डिजीज़ में होता है। इसके अलावा फंक्शनल साइकोमोटर डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये सारे एक्वायर्ड मेगा कॉलन हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कंजेनाइटल बॉवल डिसऑर्डर्स का, जिनमें हमने मैकल डाइवर्टिकुलम और हिर्शप्रंग डिजीज़ डिस्कस किया। नेक्स्ट है डायरियल डिजीजेस और मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स। सबसे पहला टॉपिक है डायरिया। डायरिया जो है जब इंक्रीज़ आ जाए स्टूल के मास में, ठीक है, स्टूल मास बढ़ जाने की वजह से जो है डायरिया होता है, उसको डायरिया कहते हैं। मतलब उसका मास भी बढ़ जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़े, और साथ में फ्लूइडिटी भी बढ़ जाए,
तो ये कंसिस्ट करता है डेली स्टूल जो प्रोडक्शन होगी वो 250 ग्राम से ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसमें 70 to 95% जो है वाटर कंटेंट होगा, ठीक है, डायरिया में। लो वॉल्यूम पेनफुल ब्लडी डायरिया जो है उसको हम डायजेंट्री कहते हैं, उसमें वॉल्यूम कम होगा, पेनफुल होगा और ब्लड भी होगा। अब डायरिया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो हम रॉबिन बेसिक पैथोलॉजी से भी डिस्कस करके आए। सबसे पहली टाइप है सिक्रीटरी डायरिया, ठीक है। अब ये सिक्रीटरी डायरिया क्यों होता है? सिक्रीटरी है तो इससे याद रखिएगा कि ये हाई वॉल्यूम वाला डायरिया होगा, ठीक है। इसमें वाटर का जो कंटेंट है, फ्लूइड जो होगा स्टूल में, वो मोर देन 500 लीटर मिलीलीटर होगा, ठीक है। मोर देन 500 स्टूल पर डे जो है उसमें फ्लूइड होगा। और ये हमारे प्लाज्मा के साथ जो है आइसोटोनिक होता है, यानी कि नॉर्मल स्टूल ऑस्मोटिक गैप मिलता है हमें इसमें। ये सिक्रीटरी डायरिया जो है वो फास्टिंग के दौरान भी परसिस्ट करेगा, ठीक है। बेशक पेशेंट जो है वो फास्टिंग में तो भी उसकी सिक्रीटरी डायरिया होगा, हाई वॉल्यूम वाला, ठीक है। इसमें इन्फ्लामेशन नहीं मिलती हमें बोवल म्यूकोजा की, और जो फीकल स्मेयर होगा उसमें हम जब ल्यूकोसाइट्स देखेंगे तो वो हमें नेगेटिव मिलेंगे, नहीं होंगे ल्यूकोसाइट्स। तो इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। वायरल जो है, वायरस हमारे म्यूकोजल एपिथेलियम को डैमेज कर सकता है, जैसे कि रोटा वायरस, एस्ट्रो वायरस, कैल्सी वायरस, इंटेरिक एडिनो वायरस। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल जो है एंटेरोटॉक्सिन मेडिएटेड डैमेज होगा, जैसे विब्रो कॉलराई हो गया, ई कोलाई, बेसिलस सीरियस, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। तो ये जो डिफरेंट बैक्टीरिया हैं ये कॉलन को डैमेज कर सकते हैं, म्यूकोजल एपिथेलियम को, इनकी वजह से ये सिक्रीटरी डायरिया होगा। दूसरी टाइप है ऑस्मोटिक डायरिया। तो इसमें क्या होगा कि ये भी हाई वॉल्यूम डायरिया ही है, लेकिन ये जब फास्टिंग करेंगे तो उससे उससे ये डायरिया स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फास्टिंग से ऑस्मोटिक डायरिया नहीं होगा। ये इसमें डिफरेंस है सिक्रीटरी और ऑस्मोटिक डायरिया का। इसमें जो स्टूल है उसमें हमें ऑस्मोटिक गैप मिलता है, जबकि सिक्रीटरी डायरिया में नहीं था। दैट इज़ कि स्टूल की जो ऑस्मोलैलिटी है वो ज़्यादा होगी बनस्बत प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन के, बाय मोर देन 50 मिली ऑस्मोल। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये स्टूल में जो है ऑस्मोटिक गैप मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो फीकल स्मेयर होगा उसमें भी हमें ल्यूकोसाइड नेगेटिव ही मिलेंगे। ऑस्मोटिक डायरिया की कॉजेस याद रखिएगा कि इसमें डाइसेक्राइडेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, लैक्टुलोज थेरेपी से हो सकता है, एंटासिड लेने पे जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट से ऑस्मोटिक डायरिया होगा, और जब प्राइमरी बाइल की एसिड की मैल अब्जॉर्प्शन हो, ठीक है, प्राइमरी बाइल एसिड मैल अब्जॉर्प्शन। बाकी जो दो टाइप्स हैं उसमें है इन्वेजिव डायरिया। इन्वेजिव डायरिया नाम से पता चल रहा है कि कोई एक्जुडेटिव डिजीज़ होगी, कोई इन्वेजिव एजेंट होगा, जैसे शिगिला की वजह से सैल्मोनेला, कैम्पाइलोबैक्टर, एंटामेबा हिस्टोलिटिका, टाइफ्लाइटिस में भी जैसे कि न्यूट्रोपेनिक कोलाइटिस हो जाए इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट में। तो इन वजूहत की वजह से इन्वेजिव डायरिया होगा, जो कि लो वॉल्यूम का डायरिया होगा, और ये फास्टिंग के दौरान भी होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोटिक डायरिया नहीं हो रहा था फास्टिंग में, और हम पढ़ेंगे मेल ऑब्जॉर्प्शन वाला भी फास्टिंग से नहीं होगा, लेकिन इन्वेजिव और सिक्रीटरी दोनों जो है फास्टिंग के साथ भी हो रहे हैं डायरिया। इसमें जो पैथोजन है वो हमारे इंटेरोसाइट को इन्वेड करेगा, और इसी वजह से ये डायरिया होगा ब्लड के साथ भी और ल्यूकोसाइट्स भी। तो हमें फीकल स्मेयर में इसमें ल्यूकोसाइट पॉजिटिव मिलेंगे। जो अगली टाइप है मेल ऑब्जॉर्प्शन डायरिया, ये सीलिक डिजीज़ हो गई, जैसे या जार्डिया लैम्बलिया इन्फेक्शन या विपल डिजीज़ जो हम डिस्कस करके आए पीछे। तो इन वजूहत की वजह से मेल ऑब्जॉर्प्शन डायरिया होगा, जिसमें हमें वॉल्यूमिनस बल्कि स्टूल मिलता है, और स्टूल की इसमें ऑस्मोलैलिटी भी बढ़ जाएगी, स्टूल में फ़ैट ज़्यादा मिलेगा, यानी स्टीटोरिया हो जाएगा, और ये फास्टिंग से जो है डायरिया ख़त्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डायरियल पैथोजेंस डिस्कस हुए हैं, जो कि हम रॉबिन बेसिक पैथोलॉजी से भी डिस्कस करके आए। यहाँ पे इसकी समरी है। रोटा वायरस हमने कहा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, तो ये बहुत ही कॉमन कॉज होता है डायरिया का इन्फेंट्स में भी और यंग चिल्ड्रन में, जो कि 6 से 24 महीने की उम्र के होते हैं, ठीक है। रोटा वायरस, इसमें ये होता है कि ये वायरस जाके हमारी म्यूकोजल एपिथेलियम को डैमेज कर देता है, लेकिन क्रिप्ट सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें सिक्रीटरी एज वेल एज जो ऑस्मोटिक जो पहली दो टाइप्स पड़ी वो रोटा वायरस की वजह से होगा इस तरह का डायरिया, और ये 3 से 5 दिनों की इलनेस रहती है। इसमें जो मिनिमम इन्फेक्टिव इनोकुलम है वो 10 वायरल पार्टिकल्स ये डिजीज़ करवाएंगे, और रोटा वायरस की वैक्सीन अब जो है वो हाईली इफ़ेक्टिव है इन द प्रिवेंशन।